हेलो यूपीएससी वॉरियर्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज पार्ट 2 11th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पार्ट 1 था जिसमें हम लोगों ने बात की एग्रीकल्चरल सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड की, सर्विसेज सेक्टर की, और जो ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट था वो इंडिया के ऊपर कितना रहा, क्योंकि आज भी 75 ईयर्स के बाद भी आज हम उस इम्पैक्ट को देख सकते हैं। तो आज हम फॉरेन ट्रेड एंड अदर सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करी, तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो फॉरेन ट्रेड से स्टार्ट रहेगा। सो फॉरेन ट्रेड, जैसे कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंपोर्ट किया फिनिश प्रोडक्ट्स को और एक्सपोर्ट करवाया रॉ मटेरियल्स को। क्यों कराया? क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। इसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी, और वो जो रॉ मटेरियल से आउटपुट निकल रहा था उससे उनको फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने थे, और फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए उनको मार्केट की ज़रूरत थी। उन्होंने इंडिया को एज अ मार्केट एक्सेस भी चुन लिया, और उसी वजह से इंडिया जो है वो इम्पोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का और एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल्स का। तो ये जो पॉलिसीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चलाई थी, इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड पर क्या असर पड़ा और फॉरेन ट्रेड उस टाइम पर क्या हुआ, क्या पॉलिसीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाई थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो हमें पता है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम से ट्रेड करता था। जैसे कि हमें पता है कि हम सिल्क रूट के बारे में भी बात करते हैं। सिल्क रूट, ठीक है, उस टाइम पे भी हमारे यहाँ पर ट्रेड होता था, भले ही वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का हो या किसी भी क्लोथ्स टेक्सटाइल्स का हो, तब भी हमारे यहाँ पे होता था एंशियंट टाइम में। सिल्क रूट्स की हम बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिवल टाइम में जब आपके मुगल्स आए, जब दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब भी हमारे यहाँ ट्रेड होता था। तो ट्रेड जो है वो इंडिया में बहुत पहले से होता हुआ आया है। लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो हमारा ट्रेड चल रहा था उसको क्या इम्पैक्ट हुआ, ये भी समझना ज़रूरी है। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं था, लेकिन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप थी, आर्टिसंस डेवलप थी, क्राफ्टमैनशिप डेवलप थी। बट उस सब चीज़ों को ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू इम्पैक्ट लाना शुरू कर दिया। जैसे कि हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी, उन्होंने क्या किया, कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन की, कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस इंडिया में होगी और कौन सी एक्सपोर्ट होगी, कौन सी इंपोर्ट होगी, इसके ऊपर भी अपना दायित्व रखा। क्या ट्रेड होगा, क्या ट्रेड होकर एक्सपोर्ट होगा, क्या इंपोर्ट होगा, क्या टैरिफ पॉलिसीज़ रहेंगी, कितना टैक्स लगेगा इंडिया की चीज़ों पर और कितना टैक्स लगेगा इंपोर्ट पर, ये भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही थी। जिसकी वजह से इंडिया का जितना भी फॉरेन ट्रेड था उसका स्ट्रक्चर आप मान लीजिए। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होंगी, कंपोजिशन, कितनी चीज़ें होंगी, कितना वॉल्यूम है, कितनी वॉल्यूम की चीज़ें होंगी, कि 20% हो रहा है ट्रेड, 10% होगा, किस कंट्री में होगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करने लग गया? ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश कंपनी डिसाइड करने लग गई। और उसी की वजह से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता हुआ हमें दिखाई दिया। हमें पता है कि इंडिया जो पहले से ही प्राइमरी प्रोडक्ट्स का क्या था, वो प्रोड्यूस करता था, कंज्यूम करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया क्या बन गया? एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। मैंने आपको पहले ही बताया है प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। ऐसा सेक्टर जहाँ पर रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन होता है, उसी को हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। दैट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही होगी। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें? रॉ सिल्क हो गया, सिल्क जो अभी तक कुछ डेवलप नहीं हुई है, जस्ट वो निकली है, प्रोड्यूस हुई है। कॉटन हो गया, वूल हो गई, शुगर हो गया, इंडिगो, जूट, ये सारी चीज़ें जो एक प्राइमरी प्रोडक्ट था, उन सब का इंडिया एक्सपोर्टर बन गया, जो एक टाइम पे प्रोड्यूसर भी था और कंज्यूमर भी था। इसके बाद हम लोग इंपोर्टर बन गए, किसके? फिनिश्ड गुड्स के, जो मैं कल बता रही थी। इसके साथ साथ हम लोगों के पास कैपिटल इंडस्ट्रीज भी नहीं थी जहाँ पर मशीन्स का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसके लिए भी हम लोग क्या बन गए? मशीनरीज के लिए, क्लोथ्स के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, इनके लिए हम लोग क्या बन गए? एक्सपोर्टर बन गए। एक्सपोर्टर इन टेक्सटाइल्स, एक्सपोर्टर इन क्लोथ्स, एक्सपोर्टर इन मशीनरीज हम लोग बन गए। और इन सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ब्रिटेन ने ये इस्टेब्लिश करी अपनी मोनोपोली। हम देख सकते हैं, अगर आपकी कोई भी चीज़ पर किसी का दायित्व है, क्योंकि ये हक जताता है कि ये कितनी एक्सपोर्ट होगी, कितनी इंपोर्ट होगी, कितना इसका कंपोजिशन है, कितना वॉल्यूम है, कितना ये इंक्रीज़ करेगा, कितना डिक्रीज़ करेगा, ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो आपके ऊपर मोनोपोलाइज कर रही है अपने आप को। तो ब्रिटेन ने भी यही किया, उन्होंने हमारे ट्रेड के ऊपर क्या कर दी? मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दी। दे इस्टेब्लिश्ड देयर मोनोपोली ऑन आवर फॉरेन ट्रेड।
जिसकी वजह से मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड, मतलब 50% से भी ज़्यादा इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन जाता था, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। इस वजह से 50% से भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कहाँ जा रही थी, ब्रिटेन जा रही थी। हमारा फॉरेन ट्रेड 50% से भी ज़्यादा ब्रिटेन के साथ हो रहा था, और रेस्ट जो है वो हमारी किन किन कंट्रीज़ के साथ हो रहा था, चाइना के साथ हो रहा था। ऑल्दो चाइना वॉज ऑल्सो अंडर सम इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स। सीलोन श्रीलंका है, पर्शिया जो एक पुराना नाम है ईरान का, ये सारी चीज़ों, इन देशों के साथ हमारा क्या हो रहा था, रेस्ट ऑफ द ट्रेड हो रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ, एक इवेंट होता है, दैट इवेंट वाज इन 1869। इस टाइम पर क्या हुआ, सुएज कैनाल ओपन होता है। सुएज कैनाल 1869 के ओपन होने की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस यूरोप और इंडिया में लग रहे थे कि वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत धीरे हो पा रहा था, बहुत टाइम में हो पा रहा था, चीज़ें ख़राब हो रही थी और इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम लग रहा था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो सारा टाइम रिड्यूस हो गया, इवनली बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। और वो क्यों हुआ, क्योंकि 1869 में सुएज कैनाल का ओपनिंग हो गया नाउ, जिसकी वजह से ब्रिटिश का जो कंट्रोल है हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर वो फर्दर इंक्रीज कर गया। अगर मैं सुएज कैनाल की बात करती हूँ तो ये आप फोटो देख सकते हैं, इस फोटो को आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, ये आपका इजिप्ट है, इजिप्ट का, दिस इज इजिप्ट, इजिप्ट का नॉर्थ वेस्ट पार्ट देखेंगे, या दिस इज नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट पार्ट देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको सुएज कैनाल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि यहाँ पर सपोज करके आपका इजिप्ट होता है, यहाँ पर आपका रेड सी है, इट इज रेड सी, रेड सी के यहाँ पर आपका पोर्ट सैयद है, पोर्ट सैयद जो मेडिटेरेनियन सी में है। ये पोर्ट सैयद सुएज कैनाल के थ्रू रेड सी को कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये तीनों एक लाइन में है, दैट इज पोर्ट सैयद विच इज इन मेडिटेरेनियन सी, देन सुएज कैनाल जो 1869 में ओपन होता है और उसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है डिस्टेंस में, ट्रांसपोर्टेशन के ट्रैवल टाइम में। देन आपका ये रेड सी, तो आप ये देख सकते हैं दिस इज द रेड सी, है ना, और यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ देखने के लिए मिलेगा उसके साथ में ही, जहाँ पर हमारी अभी रिसेंटली वॉर देखने के लिए मिली। तो ये जो है इसकी वजह से, अब आप इस फोटो में देखेंगे कि जो इंडिया है, अगर कोई चीज़ इंडिया से यूरोप लेकर जानी होती थी तो पहले इस तरीके से आपको ट्रेवल करना होता था और तब वो चीज़ यूरोप पहुँचती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही सुएज कैनाल का ओपनिंग होता है ये चीज़ सीधे के सीधे यहाँ पर ट्रेड हो जाता है। तो कितना सारा आपका जो है वो ट्रैवलिंग टाइम बच गया, कितनी सारी आपकी कॉस्ट बच गई ड्यू टू दिस सुएज कैनाल ओपनिंग। तो सुएज कैनाल क्या है, एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, आर्टिफिशियल वाटरवे है जो नॉर्थ से साउथ तक है। जैसे कि मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट ऑफ इजिप्ट में देखने के लिए मिलेगा, दिस इज इजिप्ट, है ना, यहाँ पर आपका पोर्ट सैयद, देन आपका सुएज एंड देन रेड सी, दिस इज द मैप जो आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जो कैनाल है इसने क्या दिया, रूट दिए किसको, शिप्स को, जो इंडिया से शिप्स आ रही थी यूरोप के लिए, यूरोप से जो शिप्स आ रही थी इंडिया के लिए, उनको एक रूट प्रोवाइड किया यूरोपियन पोर्ट्स और अमेरिकन पोर्ट से साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ईस्ट अफ्रीका के लिए, ओशियानिया के लिए और इंडिया के लिए। तो स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली सुएज कैनाल वॉज वन ऑफ द पॉइंट जहाँ हम लोग ये कह सकते हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया, उसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट्स को एक्सेस मिल गई। क्योंकि अगर सुएज कैनाल नहीं होता तो शायद इतनी ज़्यादा ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन जो है यूज़ नहीं कर पाता अपने मार्केट्स वगैरह को, इंडिया को अच्छा मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाता। तो ये सिर्फ सुएज कैनाल की वजह से, सुएज कैनाल इज़ वन ऑफ द पॉइंट जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ ब्रिटिशर्स ने इसको यूज़ किया फॉर देयर बेनिफिट। नाउ हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें फॉरेन ट्रेड की इंडिया में पूरे कॉलोनियल पीरियड ऑफ टाइम में, दैट मीन्स 200 ईयर्स अगर हम देखें कि किस तरीके से हमारा फॉरेन ट्रेड रहा है, तो हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट सरप्लस में रहे हैं। दो जो चीज़ें हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी वो कौन सी होती थी, प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कौन कौन से हो गए, एक हो गया फूड ग्रेन्स हो गए, ठीक है, कैरोसिन हो गया, ठीक है, फूड ग्रेन्स हो गए, कैरोसिन हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, रॉ सिल्क जिसको हम बोलते हैं, जूट हो गया। दीज आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हमारे यहाँ से क्या हो रहे थे, एक्सपोर्ट हो रहे थे। और कौन सी चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी, हमें पता है हमारी कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट होंगी। इंपोर्ट में आपका इंपोर्ट वाज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो यही चीज़ चल रही थी। तो
ये चीज़ें जब एक्सपोर्ट हो रही थी, क्या प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जब प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे तो हमारे इंडिया के लिए तो वो स्कार्सिटी में रह गए, क्योंकि इंडिया के पास कंज्यूम करने के लिए वो इतने अवेलेबल नहीं थे। तो इंडिया में उस चीज़ की क्या हो गई, कटौती हो गई, स्कार्सिटी हो गई। और इस एक्सपोर्ट सरप्लस की वजह से स्कार्सिटी तो हो ही रही है। अब कोई चीज़ बाहर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई ये चीज़ है, अगर वो बाहर जाएगी किसी देश में, एक्सपोर्ट होगी, तो वहाँ से क्या आएगा, पैसा आएगा या गोल्ड सिल्वर आएगा उस टाइम पे तो। लेकिन ये गोल्ड सिल्वर जो है वो इंडिया में आता ही नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको भेज ही नहीं रही है, कंपनी ले ही नहीं रही है उसको। तो यहाँ से चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट तो हो रही हैं, बट उसके बदले जो पैसा आता है, जो गोल्ड सिल्वर आता है, वो हो ही नहीं रहा। और जो पैसा आ भी रहा है, वो पैसा कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कंपनी के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए यूज़ हो रहा है। कंपनी क्या कर रही है, उन पैसों का यूज़ कर रही है अपनी एक्सपेंसेस के लिए, वॉर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, उन पेमेंट्स का यूज़ कर रही है, कहाँ पर कर रही है, कॉलोनियल गवर्नमेंट अपनी वॉर को ख़त्म करने के लिए, जो उन्होंने ही स्टार्ट करी है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। इनविजिबल आइटम्स को, सर्विसेज जिसको कहते हैं, उनको इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ों को उन्होंने अपने हाथ में कर रखा है। इसी वजह से कहा गया है कि ब्रिटिश रूल वॉज अ मोनोपोलाइज्ड रूल इन द इकोनॉमिक सेंस ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, इंडिया की ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, दादा भाई नारोजी ने आपको एक्सप्लेन किया था ये, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की कंडीशन हम लोगों को यहाँ पर पूरी देखने के लिए मिली ना। अब हम बात करते हैं अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशन। व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है कि किस तरीके से आपके पॉपुलेशन का कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है, हाउ योर पॉपुलेशन एग्जिस्ट, कितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ फीमेल्स है, क्या मोर्टैलिटी रेट है, क्या इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है, क्या आपके लिटरेसी रेट है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और उन सब चीज़ों को जब हम कंबाइंडली बोलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द कंट्री कहते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमें पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। बट हमें यह भी पता है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, इंडिया हैज ऑलरेडी सरपास्ड चाइना in terms of population। ये ऑलरेडी 2024 का यूनाइटेड नेशंस का डेटा है, जिन्होंने ये ऑलरेडी कह दिया है कि इंडिया ने ऑलरेडी सरपास कर लिया है चाइना को इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन। और उसी की वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमें पता है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है। हम लोगों को डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़नी पड़ेगी, इंडिया की क्या पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, किस तरीके से वेरिएशन है हमारी पॉपुलेशन में। उससे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स बताने हैं। वी हैव टू टेल देम लिस्ट ऑफ आइटम्स। हम लोग को यहाँ पर क्या बताना है, लिस्ट ऑफ आइटम्स बताना है। है ना। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, लिस्ट ऑफ आइटम्स बताना है कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो आइटम्स आपके एक्सपोर्ट होते थे वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे। प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, रॉ सिल्क आ गया, कॉटन आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। एक इंपोर्ट कौन सा हो रहा है, इंपोर्ट हो रहे हैं आपके फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स में कौन से आ गई, मशीनरी आ गई, मशीनरी के साथ आपकी कॉटन टेक्सटाइल्स आ गई, ठीक है, मतलब कि आपके क्लोथ्स आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, और ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसके साथ साथ आज का अगर हम डेटा बात करें, आज के डेटा में हमने क्या फ़र्क देखा, आज के डेटा में हमने मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा इंक्रीज़ होते हुए देखा, सर्विसेज सेक्टर को इंक्रीज़ होते हुए देखा। आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर जो सर्विसेज सेक्टर है वो जो है वो बूम कर रहा है, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी दे रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट करने की बात करें, दो हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो इसका परसेंटेज ज़्यादा है, बट हमारे यहाँ पे जो पहले की कंडीशन थी उससे आज अलग है। सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओनली एग्रीकल्चरल चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं ना। अब हम डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करते हैं। व्हाट इज़ डेमोग्राफिक कंडीशन, है ना। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है, द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, हाउ द पॉपुलेशन इज कंबाइंडली सेइंग दैट कि वो किस तरीके से उसकी लिटरेसी रेट है, वो सारी चीज़ें हैं। तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो डेमोग्राफिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 1881 में आपका सेंसस हुआ था। इट वॉज द सिंक्रोनाइज सेंसस हम जो कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि उस टाइम पर आपके
सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो दिस वाज द क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए। 1881 में आपका सबसे पहली बार सिंक्रोनाइज सेंसस होता है, ब्रिटिश करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसी है इस टाइम पर, क्योंकि सेंसस होता चलता रहता है, लेकिन 2026 में लेट हो गया इस बार ड्यू टू कोरोना एंड अदर थिंग्स। 1881 में फर्स्ट टाइम हुआ, उससे पहले 1871 में भी हो चुका है, 1872 में भी हो चुका है, बट हम लोग मानते कौन सा है सिंक्रोनाइज्ड, 1881 का मानते हैं। नाउ सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, हमने ये भी देखा जब इस सेंसस से चीज़ें हमें समझ में आई, पता चला, तो देखा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना उसमें अनइवननेस है, मतलब कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो इस सेंसस से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस टाइम पर हमें पता चली थी 1881 में, वो देखते हैं। सबसे पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंसस हमेशा 10 ईयर्स में होता है, आज भी 10 ईयर्स में होता है। दो हमारे यहाँ पे 2021 में होना चाहिए था, बट 2026 हो चुका है, अब सेंसस होगा, तो हो रहा है एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें 10 ईयर्स ड्यू टू दी कोविड-19 और पेंडेमिक, इस वजह से हमारा सेंसस इस बार का लेट हो गया है, ठीक है। तो 10 ईयर्स में हमेशा हमारा सेंसस होता है। तो 1921 दिस इज द टाइम जिससे पहले हमारे इंडिया की फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन चल रही थी या ट्रांजिशन चल रही थी, दिस वाज द फर्स्ट स्टेज। तो अगर मैं बात करूं 1921 से पहले, तो बिफोर 1921 आपकी क्या थी, फर्स्ट स्टेज थी, एंड सेकंड स्टेज कब आई थी, 1921 के बाद, ठीक है, उसके बाद आई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1921 जो है वो एक ऐसा पॉइंट था जहां पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा था। तो इट इज़ द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जिसको हम कहते हैं। तो हमारी सेकंड स्टेज कब आई, आफ्टर 1921 आई है। इस टाइम पर क्या हुआ था, 1921 के बाद या उस टाइम पर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम ये देख सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों ही ज्यादा नहीं थी, ठीक ठीक थी, हमें इतनी वरी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक ठीक थी, व्हाट वाज, ठीक है। However, neither the total population of India nor the rate of growth of the population at this was very high, है ना। तो ना ही हमारी टोटल पॉपुलेशन हाई थी और ना ही रेट्स इतने ज़्यादा हाई थे, ठीक है। तो हम ये चीज़ों तो देख ली कि भाई आपकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा थी उस टाइम पर, ना ही उसकी रेट ज़्यादा थी, ना ही ग्रोथ ज़्यादा थी। लेकिन सोशल डेवलपमेंट्स कैसे थे उस टाइम पे, सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि लिटरेसी रेट क्या थी उस टाइम पे। लिटरेसी रेट आपकी लेस देन 16% आपको देखने के लिए मिलेगी। ये तो आपकी ओवरऑल रेट थी 16% से भी कम। महिलाओं की कितनी थी, What was the literacy rate of women? वो कितनी थी, लेस देन 7% आपको देखनी पड़ेगी। What is the definition of a literacy rate in India? लिटरेसी रेट हमारे इंडिया में क्या डेफिनेशन है? पहली चीज़ हमारे लिटरेसी रेट में कि वो इंसान मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस करना स्टार्ट कर सकता हो, दूसरी चीज़ वो लिख सकता हो, तीसरी चीज़ वो बोल सकता हो। तो यही हमारे यहाँ पे डेफिनेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कितनी है, 16% से कम थी, और महिलाओं की कितनी, 7% से कम उस टाइम पर, ठीक है। आज तो बहुत अच्छी है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, उस टाइम पर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। वहाँ पर आपकी वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और एयरबॉर्न डिसीजेज बहुत ज़्यादा फैलती थी, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहती थी, क्योंकि सारी चीज़ें हमें पता है कि यहाँ से डेथ होगी, ऑब्वियसली डेथ होगी, लिटरेट नहीं है, पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वाटर प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, एयरबोर्न डिसीजेज है, तो यहाँ से क्या होगा, डेथ ज़्यादा होगी, है ना। और ऑब्वियसली हमें पता है कि बर्थ रेट भी ज़्यादा थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से आपकी जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रही थी, है ना। और हमें ये भी पता है कि अगर ऐसा है तो मॉर्टैलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी। व्हाट इज़ मॉर्टैलिटी रेट, जो मरने की दर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्टैलिटी रेट, ठीक है। द रेट जिसके थ्रू आपकी डेथ रेट वगैरह पता चलती है, दैट इज़, इसमें आपकी मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट आती है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ मॉर्टैलिटी रेट की, मरने की दर की, तो दो होती है इसमें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल कौन होती है, जहाँ पे हम सारी महिलाओं को देखते हैं, वुमेन, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन कर रही हैं, एंड देन इन्फेंट मतलब एक चाइल्ड, है ना, जिसका बर्थ हुआ है, तो वो उसकी कितनी मोर्टेलिटी है और महिला की कितनी मोर्टेलिटी है, दैट इज मैटरनल, और जो बर्थ हुआ है जिस चाइल्ड का, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो ये है, यहाँ से हमें पता चला कि हमारी मोर्टैलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है और इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। उस टाइम पर हमारी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कितनी थी, 218
पर 1000, लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें तो 63। तो कितना कम हो गया, कितना डिफरेंस हमें देखने के लिए मिला है। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कितना आप जी रहे हो जिंदगी में, है ना। उस टाइम पर कितनी थी, 32 ईयर्स, इससे भी कम आपको देखने के लिए मिलेगी इवनली। 63 ईयर्स आज के टाइम पर देखने के लिए मिलेगी। हमारे पास पता है पॉवर्टी का डेटा नहीं है, अगर पॉवर्टी का डेटा होता ना उस टाइम का, तो वो भी हम पता कर सकते थे कितने लोग जो है वो पुअर हैं। तो 63 ईयर्स जो है वो हमारा आज का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। उस टाइम का हमारा लेस देन 32% था। अभी नया सेंसस आने वाला है जिससे हमें ये सारी चीज़ें जो है वो और सही और एक्यूरेट देखने के लिए मिल जाएंगी ना। हमारे पास उस टाइम पर डेटा नहीं था रिलेटेड टू पॉवर्टी, इस वजह से हम ये नहीं बता सके कि उस टाइम पर, उस पीरियड ऑफ टाइम पर इंडिया की क्या पॉवर्टी रेट में वर्सनिंग प्रोफाइल थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, एक तो फॉरेन ट्रेड देखा, डेमोग्राफिक कंडीशन देखी। फॉरेन ट्रेड में मैंने बताया है कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से इंडिया क्या इंपोर्ट कर रहा था, क्या एक्सपोर्ट कर रहा था, वो हमने देखा। दूसरी चीज़ हमने फॉरेन ट्रेड में ये देखी कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया को कितना प्रॉब्लम हुआ। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज चली गई हमारी, ठीक है। इसके साथ साथ जो 50% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन ही जाता था, और वहाँ से जो पैसा भी आता था वो लोग कहाँ यूज़ करते थे, अपनी वॉर को सेटल डाउन करने के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी प्रॉफिट के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, 50% से ज़्यादा, और जो रेस्ट चीज़ें बचती थी, रेस्ट पैसा बचता था, रेस्ट एक्सपोर्ट होता था, वो दूसरी कंट्रीज़ को होता था जिसको वही कंट्रोल करते थे। और सुएज कैनाल के ओपनिंग के बाद तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई, ब्रिटिशर्स ने और मोनोपलाइज करना स्टार्ट कर दिया फॉरेन ट्रेड को। दूसरी चीज़ हम लोगों ने डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ी। डेमोग्राफिक कंडीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन की रेट थी और ग्रोथ थी वो बैलेंस थी। किस टाइम पर बैलेंस थी, 1921। 1921 वाज द ईयर ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिससे पहले हमारे अलग ट्रांजिशन ऑफ पॉपुलेशन थी, उसके बाद हमारा पॉपुलेशन चेंज हुआ। ठीक है, और उस टाइम पर हमारी लिटरेसी रेट कितनी थी, 16% से भी कम लिटरेसी रेट थी। ठीक है, और महिलाओं की तो 7% से भी कम थी, है ना। उसके बाद मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज 218, जो आज कितनी है, 63% है। ठीक है, 63 पर 1000 है। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स से भी कम, जो आज 63 है। पॉवर्टी का तो हमारे पास डेटा ही नहीं तो हम वो भी बता देते। अभी रिसेंटली हम लोगों ने पॉपुलेशन का, अगर मैं आज के करंट सिनेरियो से बताऊं तो यूनाइटेड नेशंस ने ये बोला है कि इंडिया ने ऑलरेडी चाइना को सरपास कर दिया इन द टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन। हम और आगे इंक्रीज ऐसे होते रहेंगे तो हमें फैमिली प्लानिंग की भी ज़रूरत है। ठीक है, हमें स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है जहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन को थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि इंडिया पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। दो इट इज़ नॉट मेंशन इन योर बुक, बट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हैज़ गुड अमाउंट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन जो वर्किंग है, जिनके ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, तो वो बहुत अच्छी है इंडिया पर। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उस पॉपुलेशन को हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है उनको। ठीक है, अच्छे से उनको सोक आउट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा काम कर जाए ना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या, हमने उस टाइम पे मैंने बताया कि कितना एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स एग्जिस्ट करती थी, कितनी मैन्युफैक्चरिंग में एग्जिस्ट करती थी, कितना आपका सर्विस सेक्टर में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उस टाइम पर था। अगर मैं पाई चार्ट की बात करूँ इस तरीके से, तो आपका जो है 75% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर में थी। ठीक है, और 10% पॉपुलेशन आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी, मतलब वर्कफोर्स की हम बात कर रहे हैं, और बची हुई आपकी किस में थी, सर्विस सेक्टर में थी। सो व्हाट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, कि किस तरीके से आपकी वर्किंग पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, क्या चेंज देखने के लिए मिला है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम बात करें तो हमारी कितनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, 70 to 75% पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन एग्रीकल्चर एट द दैट टाइम जब ब्रिटिश रूल चल रहा था। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कितनी, 10%, और 15 to 20% वाज इन सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसके साथ साथ हमने रीजनल वेरिएशन भी देखा। रीजनल वेरिएशन पता है क्या, कि हमें पता है कि इंडिया में, हमें पता है कि ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे 3 सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हुआ करते थे ब्रिटिश रूल के टाइम पे। कौन कौन से, यहाँ पर आपका मैड्रास है, यहाँ पर आपका बॉम्बे है, यहाँ पे आपका बंगाल है। ये 3 सेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे उस टाइम पर। क्यों, क्योंकि ये सेक्टर्स जो हैं वो प्रेसिडेंसीज थे। ये तीनों सेक्टर प्रेसिडेंसी होने की वजह से कनेक्टेड थे
किसके साथ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटेन के साथ। और उस कनेक्शन की वजह से यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, यहाँ पर जो मशीन्स हैं, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका डेवलपमेंट जल्दी देखने के लिए मिला, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसकी भी खपत, उसका जो प्रोडक्शन है वो भी, खपत नहीं प्रोडक्शन है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज करने लग गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये कनेक्टेड थे, इस वजह से वहां पे हमें एग्रीकल्चर का रिडक्शन देखने के लिए मिला और इंडस्ट्रीज का और सर्विसेज का इंक्रीज देखने के लिए मिला। तो वही यहाँ पर मेंशन है क्या कि कुछ रीजनल वेरिएशन देखने के लिए मिले, जैसे कि आपके मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ पार्ट्स, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं आज के? तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, केरला आ गया, कर्नाटका आ गया। तो उस टाइम के जो मद्रास वाली प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर ये एग्जिस्ट करते थे। और महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपने देखा एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या देखने के लिए मिला? हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंसीज थी उस टाइम पे, ठीक है। और हमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या देखने के लिए मिला? इंक्रीज। और सर्विस सेक्टर में इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड थे टू दी ब्रिटेन, कनेक्टेड थे सीधे आपके गवर्नर जनरल से, कनेक्टेड थे सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए, भले वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ हों, कोई भी एक्टिविटीज़ हों। हालांकि हमने ये भी देखा कि एग्रीकल्चर में भी वर्कफोर्स का शेयर इस टाइम पर कुछ स्टेट्स में इंक्रीज हुआ, जैसे कि ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। तो अगर मैं प्रेसिडेंसीज की बात कर रही हूँ, इफ आई एम सेइंग टू द प्रेसिडेंसीज, अगर मैं प्रेसिडेंसीज की बात कर रही हूँ, है ना, तो दिस इज इंडिया, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन कौन से आएंगे? पहला आएगा तमिलनाडु, दिस इज केरला, दिस इज आपका आंध्र प्रदेश एंड दिस इज कर्नाटका, है ना। तो दिस इज केरला, दिस इज तमिलनाडु, दिस इज आंध्रा एंड दिस इज कर्नाटका। तो ये जो है वो मिलके क्या होते थे? आपके मद्रास प्रेसिडेंसी होते थे। यहाँ पर आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी और यहाँ पर आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर आपने एग्रीकल्चर का डिक्लाइन देखने के लिए मिला, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का क्या है? इंक्रीज देखने के लिए मिला। नाउ अब हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। व्हाट इज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर रोल? इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो आपका डेमोग्राफिक कंडीशन थी, उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर। उससे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली दिस क्वेश्चन शायद मैंने ये आपको बता ही दिया कि कैन यू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ फेमाइंस इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे फेमाइंस देखने को मिले। सबसे बड़ा फेमाइन अगर मैं बात करूँ ना तो बंगाल में देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से ये फेमाइंस देखने के लिए मिले, वही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो पहला रीजन क्या था? रिवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स ने यूज की हुई थी, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी इनोवेशन, वो सब नहीं था हमारे यहाँ पे, ना ही हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर्स थे, ना ही फर्टिलाइजर्स थे, ना ही सीड्स हमारी अच्छी थी। थर्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई फोकस ही नहीं था। फोर्थ, कल्टीवेटर्स या टेनेंट्स, कल्टीवेटर्स इनकी कंडीशन कितनी ज्यादा डिटेरिएट थी। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के अंदर फेमाइंस देखने के लिए मिले। किसी को मतलब ही नहीं होता था कि लैंड की क्या कंडीशन है, लैंड कंडीशन डिटेरिएट हो रही है, किसी को मतलब ही नहीं है। बस उनको किससे मतलब है? रेंट से मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और आपके जो ज़मींदार हैं उनको अपनी ड्यूटी से मतलब है। तो वो क्या करते थे? वो उनको रेंट लेते रहते थे, और लैंड की क्या कंडीशन है, कल्टीवेटर्स की क्या कंडीशन है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। नाउ प्रिपेयर अ पाई चार्ट रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया कि 75% से ज़्यादा आपकी एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी, वर्कफोर्स थी। 10% आपसे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में थी, एंड 10 to 15% यू हैड सर्विस सेक्टर पॉपुलेशन। तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर आपको देखने के लिए मिल गए। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। कॉलोनियल रिजीम में हम लोगों ने एक चीज़ सबसे अच्छी देखी, क्या? लोग आज भी कहते हैं कि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने ही तो रेलवे एस्टैब्लिश कराई थी, रोड्स एस्टैब्लिश कराई थी, भाई पोर्ट्स थे, टेलीग्राफ था, ये सारी चीज़ थी। टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राफ था, वो सारी चीज़ थी। वो क्यों है ना, तो क्यों था ऐसा? इसका रीज़न था,
ब्रिटिशर्स उसके पीछे भी अपना बेनिफिट ढूंढ रहे थे, ये नहीं है कि वो हमारे भले के लिए कर रहे थे, दे वर डूइंग फॉर देयर बेनिफिट्स। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, क्या क्या डेवलप किया, उन्होंने रेलवेज डेवलप किए, उन्होंने पोर्ट्स डेवलप किए, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन डेवलप किया, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, इन सबको डेवलप किया। लेकिन उनका जो रियल मोटिव था इसके पीछे वो क्या था, वो खुद को बेनिफिट करना था, खुद को डेवलप करना था। जैसे कि हम यहाँ पर दे सकते हैं, उनको खुद को डेवलप करना था, उनके खुद के कॉलोनियल इंटरेस्ट थे। क्या कॉलोनियल इंटरेस्ट थे, उन्होंने रोड्स क्यों डेवलप कराई थी, क्योंकि इंडिया में जब वो लोग आए थे उससे पहले हमारे यहाँ पे ऑल वेदर रोड्स नहीं थी। ठीक है, कि हर जगह, हर मॉनसून एरिया में भी, मॉनसून रीजन में भी और बिना मॉनसून सीजन के भी हमारी रोड्स काम कर सके, और ऐसी रोड्स भी नहीं थी जो वेल कनेक्टेड हो टू द सिटीज़ एंड द विलेजेस, तो वो सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट नहीं करती थी तो इनके आने से पहले। और वो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी फिट नहीं थी, अब व्हील्स के लिए तो वो फिट थी नहीं, लोग अपना जो है वो बुलक कार्ट्स वगैरह यूज़ करते थे, कैसे अब उस पर कार्ट्स चलेंगे, कैसे उस पर मशीन्स चलेंगी, कैसे उस पर स्टीम इंजन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें, तो ये कैसे काम करेगा, तो उसके लिए उनको क्या बनाना पड़ा, रोड्स, कि उनका बेनिफिट हो सके और उनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम हो जाए, इसके लिए उन्होंने रोड्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और हम ये भी देख सकते हैं कि रोड्स जो है उसने उनको एक और चीज़ में हेल्प किया, क्या, आर्मी को मोबिलाइज करने में हेल्प कर दिया, कि आर्मी एक जगह से जब दूसरी जगह जाती थी, आपको तो पता है कितनी सारी पॉलिसीज़ जो है वो आर्मी की उन्होंने चलाई थी। ठीक है, जैसे कि आपका जो लैप्स थ्योरी है, ठीक है, डलहाउजी की, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो उसमें भी आर्मी वगैरह की ज़रूरत, तो वो सारी चीज़ें मोबिलाइज करना। ठीक है, तो एक पर्पस उनका ये हो गया। दूसरा पर्पस ये था कि हाँ भाई मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनकी रोड्स अच्छी नहीं थी। तीसरा, उनका रॉ मटेरियल्स जो है ना वो सही से नहीं जा पाते थे। वो लोग क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंडिया है और यहाँ पर अगर आपकी पोर्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हुगली पोर्ट, यहाँ पे आपका कलकत्ता पोर्ट है, ठीक है, कलकत्ता में कोई पोर्ट है, ठीक है, और उनको यहाँ से कोई मटेरियल है वो यहाँ पर पहुँचाना है, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट से वो सीधा चला जाएगा अपने जहाँ पे भी ब्रिटेन में, तो उसके लिए वो क्या करते थे, यहाँ पर रोड होनी चाहिए, बट दिस रोड वॉज नॉट सक्सेसफुल फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। तो पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न आर्मी का मोबिलाइजेशन, चलो वो तो ठीक है। अब इनको क्या करना है, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कराना है। रॉ मटेरियल कैसे एक्सपोर्ट होगा, वो रोड्स के थ्रू एक्सपोर्ट होगा। कैसे, रोड से ही तो वो इधर से आपका रॉ मटेरियल इधर जाएगा पोर्ट्स पे, और जब पोर्ट्स पे जाएगा तो वो उनकी कंट्री में जाएगा। तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने रोड्स एस्टैब्लिश कराई थी कि भाई रॉ मटेरियल जो है वो कंट्री साइड जा सके, पोर्ट्स तक जा सके, नियर टू द रेलवे स्टेशन जा सके, और वहाँ से फिर वो कहाँ जा सके, इंग्लैंड जा सके, अलग अलग डेस्टिनेशन जा सके, एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है, तो हमने ये भी देखा कि ऑल वेदर रोड्स की भी कमी थी, क्योंकि रूरल एरियाज थे, वहाँ पर मानसून सीजन है, कोई अदर सीजन है, वहाँ पर काम नहीं कर रही हैं रोड्स, तो वो भी उन्होंने डेवलप करे। तो वो अपने फायदे के लिए, ओनली फॉर देयर बेनिफिट वो सारी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, और अगर हम नेचुरली देखें तो लोग जो हैं वो इस टाइम पर उस जगह की जो चीज़ें होती थी उनसे बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, हज़ार्ड हो गए, इनकी वजह से सफ़र्ड होते थे। ठीक है, तो रोड्स की तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। हाँ, उन्होंने स्टैब्लिश कराई रोड्स, बट फॉर देयर ओन बेनिफिट। अगर उनका बेनिफिट नहीं होता तो वो ये भी नहीं करते। नाउ उन्होंने दूसरी चीज़ क्या एस्टैब्लिश कराई, सबसे पहली चीज़ तो रोड्स एस्टैब्लिश कराई। अगर आपसे कोई कहे कि उन्होंने रोड्स बनवाई, ठीक है, तो आपको कहना पड़ेगा कि भाई अपने बेनिफिट के लिए, और 3 रीजंस क्या बेनिफिट थे उनके, ये बता ही दिए मैंने। दूसरा, उन्होंने एस्टैब्लिश कराया रेलवेज। रेलवेज एस्टैब्लिश कराई 1850 में। 1854 में आपकी एक रेल गई थी मुंबई टू थाने। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट रेल 1854 में। ठीक है, तो उन्होंने रेलवेज एस्टैब्लिश कराई, तो उसका एक कंट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं। तो रेलवेज ने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को क्या किया, इफेक्ट किया 2 तरीके से। सबसे पहली चीज़ तो रेलवेज ने क्या किया, लोग जो कल्चरल सिग्निफिकेंस के थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसलिए नहीं ट्रैवल कर पाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और वो चल नहीं सकते या टाइम बहुत लगेगा। अब लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो जो कल्चरल डिफ्रेंसिएशंस थे लोगों के बीच में वो खत्म होने लगे, मतलब कि कल्चरल इंटीग्रेशन होने लग गया है ना, तो बैरियर्स खत्म होने लगे। तो ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स जो हैं वो आपके क्या होने लगे, खत्म होने लगे। फर्स्ट हेल्प जो है वो रेलवेज ने ये की। सेकेंड हेल्प क्या किया उन्होंने, While on the other hand it fostered commercialization of agriculture। दूसरी चीज़ क्या हुई,
एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से आपकी जो विलेज की सेल्फ सफिशिएंसी है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, और उस रेलवेज और रोड्स की वजह से हमारा क्या हुआ, एक्सपोर्ट और ट्रेड, फॉरेन ट्रेड जिसको हम कह सकते हैं, वो बढ़ने लग गया। और जो इंडिया के लोग थे उनको तो बेनिफिट बहुत कम हो रहा था, रेयरली हो रहा था, लेकिन जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन कंपनी थी, उनको बहुत बेनिफिट हो रहा था, उधर की इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, और उसके लिए ही उन्होंने इन दोनों चीज़ों को इस्टेब्लिश कराया। और भी चीज़ें उन्होंने इस्टेब्लिश कराई, उससे क्या फ़र्क था इनको, जैसे कि रेलवेज के और रोड्स और रेलवेज के अलावा इन्होंने क्या इस्टेब्लिश कराया, इन्होंने पोर्ट्स इस्टेब्लिश कराए, इन्होंने टेलीग्राफ इस्टेब्लिश कराया, ठीक है, लेकिन और कैनाल से इस्टेब्लिश कराए। लेकिन ये जो चीजें हैं ये रेलवेज के इक्वल नहीं आ पाई। जैसे कि अगर हम कैनाल्स की बात करते हैं तो कैनाल जो है वो इनके इक्वल नहीं आ पाए। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज द कॉलोनियल डिस्पेंसेशन आल्सो टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स। उन्होंने इसको भी डेवलप करने की कोशिश की। इनलैंड ट्रेड हो गया, ये कहाँ पर लेक्स वगैरह में होती हैं वहां पर हो गया, सी लेन्स हो गई, लेकिन ये जो है वो रेलवेज तक, जो रेलवेज हैं उसको टक्कर नहीं दे पाई। मतलब कि वाटरवेज जो है वो रेलवेज को टक्कर नहीं दे पाए। तो यही सारी चीज़ें हैं। कैनाल्स भी जो है वो बनाए गए, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कॉस्ट झेलनी पड़ी। ठीक है, लेकिन ये फिर भी रेलवेज के इक्वल नहीं हो पाए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई ना। उसके बाद हम लोगों ने टेलीग्राफ का देखा कि इंडिया में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का जो है वो इन लोगों ने इंट्रोडक्शन कराया। सिमिलरली, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया था इन्होंने। उसके बाद पोस्टल सर्विसेज दूसरी तरफ इन्होंने स्टैब्लिश की, जो लोगों के लिए अच्छी साबित हुई, यूजफुल साबित हुई, बट इतनी ज़्यादा अच्छी साबित नहीं हो पाई। तो हम ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब ये देखा कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डेवलपमेंट कराए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो डेवलपमेंट कराए हैं वो अपने बेनिफिट के लिए कराए हैं। आपने रोड्स इस्टेब्लिश कराए अपने बेनिफिट के लिए कराए हैं कि आपको रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कराना है, आपको रोड्स इसलिए बनवानी है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं चल पाएगी, है ना। आपने रेलवेज इस्टेब्लिश कराई, क्यों इस्टेब्लिश कराई, रॉ मटेरियल के लिए इस्टेब्लिश कराए। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लिए करवाई। दो, हमारे यहाँ पे जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो इंक्रीज हो गया, कल्चरल इंटीग्रेशन हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जो प्रॉब्लम कर रहे थे एक दूसरे पॉइंट के बीच में वो जो है वो रिड्यूस हो गए। तो उधर से तो हमें हेल्प हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर हमें दिक्कत भी हुई है। मतलब हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद एक है टाटा एयरलाइंस। ये जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, 1932 में स्टार्ट हुई थी। इट वाज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। सो ये तब स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, देयर इज अ परसेप्शन स्टिल गोइंग अराउंड दैट मेनी वेज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज क्वाइट बेनिफिशियल। यस, हमारे लिए ब्रिटिश रूल बेनिफिशियल तो था। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन स्टैब्लिश कराया, हम मना नहीं कर सकते। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश कराया, हम मना नहीं कर सकते हैं। थर्ड, उन्होंने एजुकेशन भी करवाई। एजुकेशन सिस्टम जब आपका, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये सारी चीजें उन्होंने कराई हैं। कैनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, बट ये सब उन्होंने अपने लिए करवाया है। ट्रांसपोर्टेशन ताकि उनका रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश हो सके, एजुकेशन सिस्टम ताकि उनके यहाँ पर वो लोग काम करें जो पढ़े लिखे हों, इरिगेशन एंड कैनाल सिस्टम उनके रॉ मटेरियल्स के लिए ताकि रॉ मटेरियल्स अच्छे हों। तो ये सारी चीजें उनके पीछे था, उनके बेनिफिट के लिए था। दिस परसेप्शन नीड्स एन इन्फॉर्म्ड डिबेट, हाउ वुड यू लुक एट दिस परसेप्शन, आर्ग्यू दिस विद इन योर। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें पता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होती है 1947 में, ठीक है, तो ये जो 2 सेंचुरीज थी, ये 200 साल थे, 1600 से लेके ब्रिटिश रूल जो है वो इंडियन इकोनॉमी पे हर सेंस में दिख रहा था। भले ही वो हम लोगों ने किस में पढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ा, हम लोगों ने उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पढ़ा, हमने उसको फॉरेन ट्रेड में भी पढ़ लिया, इसके बाद सर्विस सेक्टर में भी हमने देखा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा।
हर इकोनॉमी के पार्ट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल देखने के लिए मिल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने देखा कि सरप्लस लेबर जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी। 70 to 75% ऑफ द वर्कफोर्स वाज इन एन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट व्हाई देयर इज अ लो प्रोडक्टिविटी इन दैट सेक्टर? हमें पता है इरिगेशन फैसिलिटीज ही नहीं है, कैसे काम होगा, है ना? वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं एग्रीकल्चर पर, वो जमींदारी सिस्टम लेकर आए हुए हैं, रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स लेकर आए हुए हैं, तो ये कैसे होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। वो रियॉट्स को, वो टेनेंट्स को, उनको एक्सप्लॉइट करते हुए जा रहे हैं, तो वो कैसे उस चीज़ पर ध्यान देंगे? लैंड के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन ही नहीं है। वो कहाँ पर मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं? वो ब्रिटेन में मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। इंडिया में इंडियन इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइज हो रही है, मतलब कि 1907 में जो टिस्को स्टैब्लिश हुआ, जमशेदपुर एंड स्टील स्टैब्लिश हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडियन लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है? ब्रिटेन वाले कोई लोग स्टैब्लिश नहीं कर रहे थे। लेकिन इन जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत थी, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत थी, और सबसे ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। नाउ फॉरेन ट्रेड में हमने क्या देखा कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से इंडिया को जो है मार्केट एक्सेस बनाया जा रहा है और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उन्होंने हमें दी, हम मना नहीं करेंगे, रेलवे दिया उन्होंने, लेकिन उस भी चीज़ के अंदर भी क्या अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, पब्लिक ओरिएंटेशन की ज़रूरत है कि पब्लिक जो है वो आगे आए, है ना? तो हमने ये भी देखा। इसके बाद उस टाइम पर हमारे पास डेटा नहीं है, नहीं तो हम पॉवर्टी का भी एस्टिमेशन कर सकते थे कि पॉवर्टी कितनी ज़्यादा थी और अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर और असर पड़ा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस सेंस में जब वो हमारे इंडिया को 1947 में छोड़ कर गए, उस टाइम पर हमारे यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत एग्जिस्ट कर रहे थे, जिनसे हमें लड़ना था। और उसको लड़ने के लिए हम लोग 1947 के बाद जब इंडिपेंडेंट होते हैं, हम लोग 5 ईयर प्लान्स लेकर आए, जिससे हमारे इंडिया को फ़ायदा हो। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया, महल नोबिस प्लान लेकर आए, इतनी सारी चीज़ें, और धीरे 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 आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आज हम यहाँ कर रहे हुए हैं। जो हमारा इम्पैक्ट था उसको हम लोगों ने क्या किया है? बैलेंस आउट किया है, उसको सोक आउट किया है, जब जाकर हम यहाँ पर आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही था आपका पूरा कंक्लूजन, यही था चैप्टर। तो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।